हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जीएसटी, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक्साइज ड्यूटी को फिनिश कर लिया था। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इससे पहले हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्राइस को समझते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सपोज मारुति एंड सुजुकी, ये दो कंपनियां हैं। मारुति जो है वह सुजुकी की सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में है। सुजुकी जो है वह जापान में है। मारुति को कार मैन्युफैक्चर करना है। कार बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो मारुति इन इक्विपमेंट्स को, जैसे कि टायर, ग्लास और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसको इंडिया यानी डोमेस्टिक मार्केट से इंपोर्ट करने के बजाय सुजुकी से इंपोर्ट करती है। ये जो सुजुकी कंपनी है, यह टायर को लेट सपोज अपने मार्केट में 100 रुपीज में प्रोवाइड कर रही होगी, यानी जापान के मार्केट में 100 रुपीज में प्रोवाइड कर रही होगी, लेकिन मारुति को 50 रुपीज में दी। क्यों दी फ्रेंड्स, इस चीज को हम समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% का टैक्स लगा रखा है। कितने परसेंट का फ्रेंड्स? 10% का। लेट सपोज अगर 100 रुपये में इस गुड्स को सुजुकी ने मारुति को दी होती तो लगभग 10 रुपये का टैक्स इसको देना पड़ता। इसने 50 रुपीज में मारुति को गुड्स प्रोवाइड की है, तो 50 का 10% कितना हुआ फ्रेंड? 5 रुपये। सिर्फ 5 रुपये टैक्स में देना पड़ा, यानी उसने 5 रुपये सेव कर लिया। किसने सेव कर लिया फ्रेंड्स? ये जो सुजुकी और मारुति दोनों जो कंपनियां एक ही कंपनी है, इन्होंने सेव कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो गई? प्रॉब्लम हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्यों फ्रेंड्स? इसको 5 रुपए का टैक्स का नुकसान हो गया। और हम जानते हैं गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है उसका इस्तेमाल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, सब्सिडीज को प्रोवाइड करने में, पीडीएस, इन सभी चीजों पर खर्च करती हैं। टैक्स इज इंपॉर्टेंट। तो जो प्राइस को कंपनियों ने सेव कर लिया उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ट्रांसफर प्राइसिंग। यानी ट्रांसफर प्राइसिंग कहे तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन कंपनीज अंडर कॉमन ऑनरशिप। कॉमन ऑनरशिप कहने का मतलब फ्रेंड्स, एक पेरेंट कंपनी होगी और एक इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। ये दोनों आपस में प्राइस को शिफ्ट कर लेती हैं। फ्रेंड्स, इसी ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने के लिए जो टैक्स अथॉरिटी है, यानी जो गवर्नमेंट है, और जो टैक्स पेयर है, यानी जो कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, ये दोनों आपस में आकर के एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? एग्रीमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि देखो दोस्त, तुम ये जो कर रहे हो वो इलीगल है, लीगली करो, हमसे एग्रीमेंट कर लो। कितने साल के लिए कर लो फ्रेंड्स? चलो अगले 5 साल के लिए तुम मुझसे एग्रीमेंट कर लो कि तुम इतने प्राइस पर इंपोर्ट करोगे, गुड्स को परचेज करोगे। फ्रेंड्स, इस चीज को गवर्नमेंट पहले से भी लगा सकती है, यानी 4 साल पहले से भी लगा सकती है। यानी टोटल कहूं तो जिस दिन से यह इंप्लीमेंट होगा उससे 4 साल पहले और 5 साल नेक्स्ट तक, यानी टोटल 9 इयर्स तक इसको वैलिड रख सकती है। तो फ्रेंड्स, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, इन दोनों को आपने समझा होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
कि ये जो सुजुकी कंपनी है और जो मारुति कंपनी है, इस दोनों के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, अगर 50 रुपीज पे हो रहा है तो 50 रुपीज पर ही किसी तीसरे पार्टी को भी होगा। यानी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू पेरेंट एंड सब्सिडरीज कंपनी एज वेल एज द थर्ड कंपनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये क्यों की जाती है फ्रेंड्स? ताकि मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है, जो बिजनेस एथिक्स के खिलाफ प्रैक्टिसेज होती हैं, उसको रोकी जा सके। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं और देखते हैं रोल बैक ऑप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स टैक्स पेयर्स यानी कंपनी हैव द ऑप्शन टू रोल बैक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट फॉर द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि लेट सपोज 2025 से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी के साथ की, तो ये 4 इयर्स बिफोर यानी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी टोटल 9 इयर्स के लिए हो सकता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक यूनिलेटरल जो एक कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट हो सकता है, दूसरा बाइलेटरल जो इंडियन गवर्नमेंट, जापान और किसी कंपनी के बीच में हो सकती है, जो ऑलरेडी मैंने पीछे देखा। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं मल्टीलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो आवर कंट्री इंडिया, वो जो कंपनी है उससे रिलेटेड उसकी जो भी सब्सिडरीज कंपनी है जिस देश में है, सभी एसोसिएट्स के बीच में एग्रीमेंट हो सकती है और इसको मल्टीलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कहते हैं। होप फ्रेंड्स आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग को अच्छे से समझा होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब शुरू हुआ था? तो यह जो स्कीम है फ्रेंड्स यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 2012 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत शुरू हुआ था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन होता है वह इंडिया के किस डिपार्टमेंट से होता है, तो वह है फ्रेंड्स CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और जो भी टैक्स पेयर होता है जो कि डिटरमाइन करता है आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स आर्म्स लेंथ प्राइस? मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी कंपनियां हैं पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और जो थर्ड पार्टी है, इन तीनों में जो गुड्स का शेयर होगा, सेल बाई होगा, वह फिक्स प्राइस पे होगा, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, उसी को आर्म्स लेंथ प्राइस कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वह कितने साल के लिए होता है? 5 इयर्स के लिए होता है। आप कहोगे 9 इयर्स के लिए, तो फ्रेंड्स 4 इयर्स प्रीसीडिंग के लिए था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रोल बैक प्रोविजन के लिए, तो इसमें 9 इयर्स का था। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही हम CBDT को भी देख लेते हैं, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यह जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसका काम क्या है, तो यह एडमिनिस्टर करता है किसको? डायरेक्ट टैक्सेस को। किस लॉ के थ्रू? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लॉ 1961 के थ्रू। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है फ्रेंड्स? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट एज पर द
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यह क्या होता है? तो लेट्स सपोज फ्रेंड्स एक कोई व्यक्ति है, यह यूएस में रहता है और यह अर्न किया तो इसके अर्निंग पर टैक्स लगता है फ्रेंड्स। ये जो टैक्स लगेगा यह रेसिडेंट कंट्री और ओरिजिन कंट्री ये दोनों के दोनों इसके इनकम पर टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन एज पर DTAA ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर यूएस ने इसके अर्निंग पर टैक्स लगा दिया तो ओरिजिन कंट्री, अगर यह व्यक्ति इंडिया का है तो इंडिया इस पर टैक्स नहीं लगाएगा। यानी डबल टैक्स को अवॉइड करना है, इसी को लेकर के एग्रीमेंट होती है दो कंट्रियों के बीच में। इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स? जो भी फॉरेन कंपनियां हैं वो हमारे देश में इजिली आएंगी। क्यों आएंगी? मोटिवेटेड रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें दो जगह पर टैक्स नहीं देना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यह न्यूज में क्यों है? यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया और मॉरिशस ने DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कुछ प्रोविजन में अमेंडमेंट किया है, अभी रेटिफाइड नहीं हुआ है। उसमें जो प्रोविजन है फ्रेंड्स वह है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। इसके अनुसार जो DTAA है यानी टैक्स ट्रीटी है, इस टैक्स ट्रीटी के किसी भी प्रोविजन को टैक्स पेयर वायलेट करता है तो इसके अनुसार जो भी उसको बेनिफिट्स मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। क्या है फ्रेंड्स? तो द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन डिनाई टैक्स ट्रीटी बेनिफिट इफ वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द एक्शन अंडरटेकन बाय द टैक्स पेयर was to be obtain a benefit। यानी जो टैक्स पेयर है किसी भी बेनिफिट को ऑब्टेन करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। होप आप समझे होंगे फ्रेंड्स। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बाद अगर हम किसी टर्म को देखते हैं तो वह है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या होता है फ्रेंड्स प्रॉफिट शिफ्टिंग? तो फ्रेंड्स हम समझते हैं, लेट्स सपोज ये जो इंडिया है और यहां पर कोई कैरेबियन कंट्रीज है, कोई भी कैरेबियन कंट्रीज, इंडिया में जो टैक्स है वह 18% है, लेकिन यहां पे जो टैक्स है वह 8% है। यह टैक्स किस पे है फ्रेंड्स? प्रॉफिट पे। तो जो भी कंपनियां हैं वह अपने प्रॉफिट पर जो भी टैक्स उनको देना है उसको सेव करने के लिए वह यह शो करती हैं कि हमारा जो पेरेंट कंपनी है वह इंडिया में है ही नहीं, यानी वह प्रॉफिट पे जो भी टैक्स है वो प्रोवाइड नहीं करेंगी। यानी प्रॉफिट को वो शिफ्ट कर रही है। यानी जो बेस है इंडिया, बेस कौन है फ्रेंड्स? इंडिया, जहां पर ये गुड्स को सर्विस को सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, उस बेस को ही ये इरोड कर रहे हैं। किस तरह से? प्रॉफिट को शिफ्ट करके। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को समझे होंगे। एक बार हम इस चीज को रीड करते हैं। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कहने का मतलब क्या हुआ? यह एक टैक्स स्ट्रेटजी है जो कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज इस्तेमाल करती हैं। किस चीज को यूज करके फ्रेंड्स? तो जो भी टैक्स रेगुलेशन है उस रेगुलेशन में जो भी मिसमैचेज होते हैं, लूप होल्स होता है, उस लूप होल्स का यूज करके यह टैक्स को अवॉइड
हैं कंपनियां और प्रॉफिट को शिफ्ट करती हैं। फ्रेंड्स, इसी में कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि मैप यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, और एक था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है यह रिजॉल्व करता है एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स को, यानी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, जो भी टैक्स पेयर है, टैक्स अथॉरिटी है, ये दोनों आपस में आकर के एग्रीमेंट कहेंगे भाई झगड़ा नहीं करते हैं, तुम बिजनेस करो, हमें टैक्स अब से देना शुरू करो, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। यानी म्यूचुअली एग्रीमेंट करके प्रोसीजर को इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइसेस डिस्प्यूट को एंड करती हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो यह फर्दर सच डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के लिए है कि आगे ऐसा डिस्प्यूट ना हो, यानी एक प्रिवेंटिव है और एक क्यूरेटिव है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। रिसेंटली फ्रेंड्स जो यूनाइटेड नेशन है इंटरनेशनल लेवल पर एक टैक्स को इंपोज करना चाहता है ताकि जो भी कंट्रीज हैं वह एक कॉमन टैक्स सिस्टम को फॉलो कर सके। फ्रेंड्स, इस ट्रीटी को जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हो गया और भी कुछ देश हैं सपोर्ट किए हैं, लेकिन जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इजराइल हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इस टैक्स ट्रीटी को अपोज किए हैं। क्यों फ्रेंड्स? अगर कॉमन टैक्स हो गया तो जो भी जाइंट कंपनियां हैं वो डेवलप्ड कंट्री में हैं, उनको नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो ग्लोबल टैक्स ट्रीटी है इसका प्रपोजल आया है, इसका रूपरेखा कैसा होगा? तो ओईसीडी ग्लोबल मिनिमम टैक्स सिस्टम को फॉलो करता है। यह कितना है फ्रेंड्स? 15% है। जो भी कॉरपोरेट का प्रॉफिट होगा उसका 15% होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यदि हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड इंडेक्शन बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल गेन क्या होता है। लेट सपोज हमने लैंड को परचेज किया, लैंड को क्या किया फ्रेंड्स? बाई किया। कब? 2024 में। कितने रुपीज में? 50 लाख में। हमने 2026 में इस लैंड को सेल कर दिया। कितने रुपीज में? 80 लाख रुपीज में। तो हमें कितने का गेन हुआ फ्रेंड्स? 30 लाख, यानी 30 लाख का हमें गेन हुआ। फ्रेंड्स, लैंड है कैपिटल और जब हमने इसको सेल किया तो हमें गेन हुआ। जो गेन हुआ उसको कहेंगे कैपिटल गेन, और गेन पर लगता है टैक्स, प्रॉफिट पर लगता है टैक्स। उसी टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन टैक्स डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। यहां होल्डिंग पीरियड कितना था फ्रेंड्स? 2 ईयर्स। 2024 में हमने बाई किया था, 2026 में सेल किया था, यानी 2 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड था। होल्डिंग पीरियड को 2 भाग में बांटा गया है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है शॉर्ट टर्म? फ्रेंड्स, यदि होल्डिंग पीरियड
24 मंथ से कम है, किसके लिए? रियल एस्टेट के लिए, तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है, किसके लिए? सिक्योरिटीज, जो कि स्टॉक मार्केट में है, टाटा मोटर्स का शेयर, टाटा पावर का शेयर, जिसको हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये यदि 12 मंथ से बिफोर है तो शॉर्ट टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि मूवेबल एसेट्स, इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहेंगे। यदि हम बात करें फ्रेंड्स लिस्टेड इक्विटी शेयर, यदि मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। यदि कोई इमूवेबल एसेट है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है और उसका होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन 24 मंथ हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल के नाम से जानते हैं, और उस पर जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी गेन होंगे, वह उस होल्डिंग पीरियड के अनुसार टैक्स किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी प्रोविजन आए हैं उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी इसको पूछ ले। इंडेक्सेशन, क्या होता है इंडेक्सेशन? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है जो भी परचेज प्राइस है एसेट का और इन्फ्लेशन है, इन दोनों को एडजस्ट करता है। लेट सपोज हमने 50 लाख में लैंड को परचेज किया, कब? 2024 में। हमने इसको सेल कब किया फ्रेंड्स? 2026 में। कितने पर सेल किया फ्रेंड्स? 80 लाख में। लेकिन 10% का इन्फ्लेशन आ गया। कितने परसेंट का? 10% का। तो ये जो 10% है इसको एडजस्ट किया जाता है। इसी एडजस्टमेंट प्रोसेस को इंडेक्सेशन कहते हैं। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, जो एडजस्टमेंट होता है वह कैसे होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के तहत होता है। फ्रेंड्स, कैसे होता है? प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक और टर्म है ग्रैंडफादर क्लॉज। क्या होता है ग्रैंडफादर्स क्लॉज? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अगर कोई कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट कहूं तो कोई फिक्स डेट है जिसके बाद से कोई प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उससे पीछे यानी प्रीसीडिंग ईयर में भी यदि कोई लॉ को, कोई अमेंडमेंट को, कोई प्रोसीजर को लागू करना होता है तो हम एक क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वह क्लॉज ग्रैंडफादर क्लॉज होता है, यानी पीछे से प्रीसीडिंग ईयर से लागू हो जाएगा। अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ग्रैंडफादर क्लॉज enables properties bought before the cut-off date to continue benefiting from indexation even with the new rules applied to future acquisition। यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो भी गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। यह जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, प्रोसीजर है ना, यह कुछ प्रीसीडिंग ईयर से भी शुरू हो सकता है, प्रीसीडिंग ईयर से भी शुरू हो सकता है। इसी को ग्रैंडफादर क्लॉज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो भी अमेंडमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, उसके तहत एबॉलिशमेंट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स लाया गया है, लेकिन ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जो है उसको इंसर्ट कर दिया गया है। कब से फ्रेंड्स? 23 जुलाई 2024 से। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स चॉइसेज फॉर टैक्स पेयर्स, यानी ओल्ड जो स्कीम था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, वह 20% था, वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। क्या होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स? एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू फाइंड द एक्चुअल
गेन ऑन द कैपिटल, वह होता है इंडेक्सेशन। क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, यह एक टर्म है, यूपीएससी टर्म को ज्यादा पूछता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यू चॉइसेस फॉर टैक्स पेयर्स, तो इसमें 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी यहां इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स इनहेंस्ड एग्जेम्पशंस, जैसे कि यदि हमने कोई शेयर को परचेज किया, इक्विटी को परचेज किया, लेट सपोज टाटा मोटर्स को हमने परचेज किया और हमें इस पर 1 लाख का गेन होता है मोर देन 12 मंथ में, मोर देन 12 मंथ में, यानी लॉन्ग टर्म में हमने 1 लाख का गेन होता है, तो क्या मैं टैक्स दूंगा? नहीं। यानी 1.25 लाख तक यदि मुझे गेन होगा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। इससे ऊपर यदि मुझे गेन होगा लॉन्ग टर्म में तो मुझे टैक्स देना है। कितना फ्रेंड्स? 12.5%। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? फादर का जो भी एक्चुअल एसेट होगा, एक्चुअल एसेट होगा, उसका मालिक बेटा बन जाएगा। कब? फादर के डेथ होने के बाद। इसको कहते हैं फ्रेंड्स इनहेरिटेंस टैक्स, यानी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे फ्रेंड्स जो टैक्स लगता है उसको हम इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं, यानी टैक्स इम्पोज्ड ऑन द एसेट और प्रॉपर्टी इनहेरिटेड आफ्टर एन इंडिविजुअल्स डेथ। फ्रेंड्स अनलाइक एस्टेट टैक्स, यानी जागीर कहूं तो पर्सनल के साथ साथ और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जिसका ये हकदार होते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस कहने का मतलब फादर का जो खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है, अंकल का नहीं, आंटी का नहीं, सिर्फ फादर का, वही इनहेरिटेंस होगा, यानी उसी पर लगता है टैक्स। फ्रेंड्स इनहेरिटेंस टैक्स को जापान, साउथ कोरिया, यूएसए फॉलो करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। क्या हमारे इंडिया में यह है? नहीं है। फ्रेंड्स इनहेरिटेंस टैक्स इज नॉट करेंटली लेविड इन इंडिया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुछ बेनिफिट्स, इनहेरिटेंस टैक्स का कुछ बेनिफिट्स, तो क्या करेगा? टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बूस्ट करेगा, जो भी वेल्थ इनइक्वालिटीज हैं उसको रिड्यूस करेगा, फेयरनेस अक्रॉस जनरेशन को प्रमोट करेगा, मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को इनकरेज करेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंप्लीकेशंस की, जो भी रिस्क होता है टैक्स इवेजन का उसको कम करेगा। फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा स्टेट टैक्स मतलब जागीर। तो जो स्टेट ड्यूटी है, जागीर पे जो कर लगा, टैक्स लगा, उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? फ्रेंड्स 1953 में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स है, उसको आप ध्यान रखें। बस इतना आप समझे स्टेट टैक्स क्या होता है, तो आप यदि एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ रिपोर्ट, कुछ स्टडी जो बताती हैं, जैसे कि इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेकर के 2023 तक अगर देखी जाए, किसके अनुसार फ्रेंड्स?
वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अनुसार तो यह बढ़ी है। क्या बढ़ी है फ्रेंड्स? इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। क्या स्टेटस है? जो टॉप 1% है फ्रेंड्स, वह 40% ऑफ नेशनल टोटल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो बॉटम 50% है वह 6.4% नेशनल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। हाईली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स। इनइक्वालिटी इन इंडिया decreased after independence but began rising in the 1980s and has surged since 2000। फ्रेंड्स, जो इनइक्वालिटी है वो शुरू में डिक्रीज तो हुई, लेकिन 1980s से शुरू हुई और ये ज्यादा ही बढ़ गई 2000 के बाद। फ्रेंड्स, इंडिया का जो रैंक है 127 है 164 कंट्रीज में। किसके अनुसार फ्रेंड्स? तो ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अनुसार, और इसका जो रिपोर्ट है वह है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसके अनुसार फ्रेंड्स, हमने इनहेरिटेंस टैक्स को समझा, स्टेट ड्यूटी को समझा। अब हम बात करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, हमें कार को एक्सपोर्ट करना है, कार को एक्सपोर्ट करना है, तो कार के जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, इन इक्विपमेंट को हम इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इंपोर्ट, या डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेंगे। तो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेंगे तो क्या लगता है फ्रेंड्स? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है फ्रेंड्स? एक्साइज ड्यूटी। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो भी ये टैक्स लगता है इसमें रिबेट मिलेगा, यानी जो भी ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, इस पर रिबेट मिलेगा। किस लिए? क्योंकि इनको इंपोर्ट किया गया है, परचेज किया गया है फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी हार्ड मनी को अर्न करने के लिए, इसलिए रिबेट मिलेगा। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसको कस्टम एक्ट 1962 के अंदर रखा गया है। क्या करता है फ्रेंड्स? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, प्रोवाइड्स ए रिबेट ऑन कस्टम ड्यूटीज पेड ऑन इंपोर्टेड और एक्साइजेबल मटेरियल्स that are used in the production of goods meant for export। I think आप समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के बारे में। तो जो CBIC है, यह पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फ्रेंड्स? पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और उसको एडमिनिस्टर करना। जो भी टैक्स कलेक्शन, टैक्स का लेवी से रिलेटेड है, कस्टम से रिलेटेड है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, GST, IGST में जो भी स्मगलिंग होता है, वायलेशन होता है, उसको प्रिवेंट करता है। कौन फ्रेंड्स? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अभी मैंने बताया, राइट इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं और देखते हैं विंड फॉल गेन टैक्स क्या होता है। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, मुझे लॉटरी लग गया, रातों रात मैं 50 करोड़ का मालिक बन गया। तो गवर्नमेंट देखती है एक ऐसी हवा बही और मुझको राजा बना दिया, तो उस हवा के बहने के कारण जो मुझे गेन हुआ ना फ्रेंड्स, उस गेन पर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, ताकि उस गेन का कुछ हिस्सा और लोगों में भी बांटा जा सके। उसी को कहते हैं विंडफॉल गेन टैक्स, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन। जैसे लॉटरी लग गया, इनहेरिटेंस
प्रॉपर्टी बहुत मात्रा में आ गई तो उस पर जो भी हमें गेन हुआ उस पर टैक्स लग जाता है, उसको हम विंडफॉल गेन टैक्स लगा मतलब कहते हैं। ये कब होता है फ्रेंड्स? जैसे ऑयल एंड गैस कंपनियां, जब भी ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, दो देशों के बीच में वार छिड़ जाती है, तो प्राइस लेवल ऑयल की, गैसेज की बढ़ जाती हैं, तो ये कंपनियां बहुत ज्यादा अर्न करने लगती हैं, तो इनके गेन पर टैक्स लग जाता है, ताकि जहां कोई भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सके। कौन लगाती है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट। होप आप समझे होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रिप प्राइसिंग। क्या होता है ड्रिप प्राइसिंग? लेट सपोज फ्रेंड्स, यह एक बस है, इसने एडवर्टाइज कर रखा है कि ये जो लग्जरी बस है यह 799 रुपीज में स्लीपर सीट प्रोवाइड करती है। स्लीपर सीट हम देखे, इतना सस्ता, इतना चीप, मुझे जाना है मुंबई, मैं गया, 799 प्रोवाइड किया और अपना सीट ले लिया। लेकिन मेरे साथ मेरा बैग भी है। जब मैंने कहा कि इस बैग को रख देते हैं, तो फिर बस का मालिक ने कहा इस बैग को रखने के लिए आपको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक्चुअल में उसका कॉस्ट 799 नहीं है कितना? तो 799 प्लस 500। लेकिन हुआ क्या? प्राइस को ड्रिप करके बताया। किसने? बस के मालिक ने। इसी को कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग। यानी एक ऐसा टेसिट है जहां पर पार्शियल प्राइस ऑफ एन आइटम इज शोन अप फ्रंट एंड द टोटल कॉस्ट इज डिस्क्लोज्ड लेटर इन परचेजिंग प्रोसेस। यानी इनिशियल में थोड़ा सा दिखाएगा, जब फाइनली आप उसको परचेज करेंगे तो ज्यादा दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां लिखा है फ्रेंड्स, एयरलाइंस एडवर्टाइज करती हैं लो बेस प्राइस फॉर सीट्स, लेकिन एडिशनल फीस ऐड कर देती हैं। किसके लिए? बैगेज के लिए, सीट सिलेक्शन के लिए। पीछे बैठना है, मिडिल में बैठना है, आगे बैठना है, या किसी कन्या के बगल में बैठना है, उसके अनुसार प्राइस फ्लक्चुएट कर देती हैं। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स ड्रिप प्राइसिंग। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, टर्म बेसिस पे, मे बी आस्क्ड। तो फ्रेंड्स हम लास्ट टॉपिक को देखते हैं और वह है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। क्या है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज फ्रेंड्स? यह एक इंस्टीट्यूशन है जो बुलियन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, एडमिनिस्टर करता है। कहां? इंडिया के अंदर। कहां है फ्रेंड्स? तो यह है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। यह इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन है। इसका एम क्या होता है फ्रेंड्स? फैसिलिटेट बुलियन इंपोर्ट्स, प्रमोट्स ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इन बुलियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो बुलियन क्या होता है फ्रेंड्स? बुलियन कहूं तो फिजिकल गोल्ड, सिल्वर ऑफ हाई प्यूरिटी। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया भी, जो गोल्ड को रिजर्व के तौर पर रखती हैं अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो IIBX है, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी रेगुलेट करता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2020 में IFSCA एक्ट 2019 के तहत हुआ था। कहां पे फ्रेंड्स? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में हुआ था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स IIBX न्यूज में क्यों है? इसलिए क्योंकि SBI has become the first trading and clearing member of India International Bullion Exchange, allowing its IFSC banking unit to trade on the IIBX platform। यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए इंडिया का पहला जो कंपनी है वह SBI है।
जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, वैसे ही IIBX पर भी ट्रेडिंग होगी। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे और लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है तो आप इस टेलीग्राम लिंक पर कमेंट कर सकते हैं। हम और आप दोनों मिलकर के उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। कहीं पर मिस्टेक मिसप्रिंट हुई हो उसको भी सॉल्व करेंगे। होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी बहुत सारे लेक्चर हम लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।